नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आज कई बड़ी खबरें हैं, उनमें से 3 खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और इन 3 खास खबरों की एक एक कर आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले खबर राजस्थान की। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई। कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला। दूसरी खबर एमसीडी से जुड़ी है। एमसीडी में चुनाव मेयर और डिप्टी मेयर का नहीं हुआ बल्कि हंगामा हो रहा है, उस पर हम आपको खबर दिखाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कंझावला केस में क्या कार्रवाई हुई है, आज क्या नए खुलासे हुए हैं। तो राजस्थान, दिल्ली और कंझावला केस, इन तीनों पर एक एक कर करेंगे आपसे आज बात। इस मामले में देंगे जानकारी इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले खबर राजस्थान की। राजस्थान में शिक्षक भर्ती से जुड़े पेपर लीक मामले में आज बड़ी कार्रवाई। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिगम कोचिंग सेंटर नाम के एक कोचिंग सेंटर पर के बड़े हिस्से पर आज बुलडोजर चला दिया। इसी कोचिंग सेंटर पर पेपर लीक करने का आरोप है। पेपर लीक में 2 मुख्य आरोपी हैं, भूपेंद्र शरण और सुरेश ढाका, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज सुबह जब कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया तो बड़ी तादाद में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग जानना चाह रहे थे आखिर क्या माजरा है। बाद में उन्हें पता लगा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जो पेपर लीक हुआ था उससे जुड़ा ये कोचिंग सेंटर है और आरोपी जो हैं वो इसी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 मुख्य आरोपी अब भी बाहर हैं। आपको बताते हैं पूरा मामला दरअसल था क्या, इस कोचिंग सेंटर पर ये बुलडोजर चला क्यों। ये राजस्थान में पेपर लीक का मामला है। शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा होनी थी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस परीक्षा का आयोजन किया था। 24 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन तभी पेपर लीक का पता चला और इसके चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में जांच हुई। कोचिंग सेंटर के 6 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें 2 मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इन दोनों के नाम है भूपेंद्र शरण और सुरेश ढाका। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से ज्यादा जानकारी दे रही हैं। आज जब ये पूरा मामला सामने आया, बुलडोजर चलने लगे, तो वहां क्या हुआ। सुबह सुबह की कार्रवाई अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ। अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है जयपुर में यहाँ रिहायशी इलाके में बना हुआ था, लेकिन इसके कारण क्यों यहाँ पर कार्रवाई हुई है, ये इसलिए हुई है क्योंकि इसके जो संचालक हैं सारण और ढाका, सुरेश ढाका, उन दोनों पर ये आरोप है कि जो रिसेंटली दिसंबर में जो पेपर लीक हुआ था, सीनियर टीचर्स का एक परीक्षा थी, 24 को ये पेपर लीक हुआ था, 25 को परीक्षा होनी थी और सरकार को रातों रात परीक्षा जो है उसको कैंसिल करना पड़ा। एक बस में लोग मिले थे जो पेपर, इनके पास 24 तारीख को पेपर मिल गया था जो कि 25 को सार्वजनिक होना था। इसके चलते फिर पुलिस ने करीब 40 लोगों को अरेस्ट किया है। मुख्य जो आरोपी है सुरेश विश्नोई है, उसे जोधपुर से पकड़ा था। लेकिन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक जो है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, उनको बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पर वो इसके मास्टरमाइंड थे, अभी भी फरार हैं और उनको नोटिसेस देने के बाद में जेडीए ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। मेन रोड पर बना हुआ था कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेटबैक नहीं छोड़े थे, रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी। तो इन सब कारणों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मकसद ये है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के सामने आए, क्योंकि राजस्थान सरकार अपने आप में चिंतित है। जिस तरह से रीट का एग्जाम लीक हुआ था, अब सीनियर टीचर्स का जो पेपर है वो भी लीक हो गया है। 1 साल में चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, और जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, जो काफ़ी मशक्क़त करके, काफ़ी मेहनत करके इन सब सरकारी भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, उनके सपनों पर एक तरह से पानी फिर जाता है। तो सही राजनीतिक मैसेज जाए, उसको लेकर राजस्थान सरकार की सख्त कार्रवाई। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज सुबह जब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर इस कोचिंग सेंटर, अधिगम कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचे, अपनी कार्रवाई शुरू की, तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस समय क्या नजारा था, हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। रघुवीर जी, जो आपने अभी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपने बुलडोजर चलाया है, किस आधार पे चलाया है? जो मेन अक्यूज्ड है यहाँ पे जो है, उनका नाम आ रहा है, रिसेंटली जो सीनियर टीचर्स का पेपर लीक हुआ है उसमें उनका नाम आ रहा है। देखिए,
कि पेपर लीक प्रकरण, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य जो अभियुक्त, जैसा आपने बताया कि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, वह अन्यों के द्वारा जो संचालित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी बिल्डिंग में संचालित थी। 4 दिवस पूर्व हमें अवधान में आते ही हम मौके पर हमारी तकनीकी और राजस्व टीम के साथ मौके पर आए थे। जो रिकॉर्ड के आधार पर मौके की स्थिति के अनुसार पूरा परीक्षण करके और हमने अवैध निर्माण और रोड सीमा के अवैध अतिक्रमणों कब्जों के संबंध में संबंधित को भवन मालिक श्री अनिल अग्रवाल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका व अन्य 2 जनों को हमने 32 जेडी एक्ट और 72 जेडी एक्ट के अंतर्गत नोटिस दे करके और विगत दिवस 8 जनवरी को सायं 5 बजे तक इनको अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया था। कोई जवाब इनको प्रस्तुत करना था तो समय दिया गया था। इनके द्वारा न तो अवैध निर्माण हटाने की कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई, न जवाब प्रस्तुत किया गया। तो विगत दिवस को कल प्रातः भी हमने एक विधिक नोटिस पुनः इनको दिया कि आप इसको खाली करें और अवैध निर्माण को हटाएं, लेकिन इनके द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया, न ही अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी बनी हुई है। खासतौर पर एमसीडी के चुनावों के बाद ये तनातनी और तेज हो गई है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले जिस तरह का हंगामा एमसीडी के सदन में हुआ, उससे और भी ज्यादा मामला गर्मा गया। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हर महीने होती थी वो अक्टूबर से रुकी हुई है। आपने चुनाव में व्यस्त होने की वजह से उन बैठकों में आने से इनकार किया था और अब जो है आपको एक बार फिर चुनाव से जो व्यस्तता है वो अब खत्म हो गई है। आप एक बार फिर इस बैठक में आइए, क्योंकि दिल्ली की बेहतर गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि इस तरह की बैठकों में एक दूसरे से मिला जाए और दिल्ली के जो संकट हैं उन पर आपस में बातचीत की जाए, मिलकर कोई आगे समाधान निकाला जाए ताकि दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब भी दिया है। उन्होंने आज कहा कि जवाब में लिखा कि माननीय उपराज्यपाल, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं इस चर्चा में जरूर शामिल रहूंगा। तो उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच चर्चा फिर शुरू होगी, लेकिन इस चर्चा के इतर अलग बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में जमीन पर अब भी भिड़ी हुई हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाए। जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, 10 एल्डरमैन को पहले शपथ दिलवाने के मुद्दे पर आपने उसका विरोध किया और बीजेपी ने उसका समर्थन। अब यह लड़ाई सड़क पर उतर आई है। दिल्ली में आज बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उन पर तमाम आरोप लगाए। उन पर इस पूरे मामले में एक तरह से उपराज्यपाल के खिलाफ जाने का आरोप लगाया, कानून तोड़ने का आरोप लगाया। कई बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, बसों में बिठाकर ले गई। इनमें बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा और कई अन्य नेता शामिल थे। उधर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ और आरोप लगाया कि विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो कानून से हटकर काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आदेश और निर्देश जारी किए हैं वो सब कानून के खिलाफ हैं। तो दोनों ही जगहों पर आज धरना प्रदर्शन का पूरा सिलसिला जारी था और इसमें पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी, काफी खींचतान भी हुई। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नगर निगम में पीठासीन अधिकारी और 10 पार्षदों को मनोनीत करना गैर कानूनी था और मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देना तो संविधान की हत्या था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। गुंडागर्दी करके और बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। दिल्ली के लोगों ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है
अब बेईमानी करके आप प्रोटम स्पीकर बना लें, बेईमानी करके एल्डरमैन को कहें कि वो वोट डाल लेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बीजेपी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि शुक्रवार को निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उनके पार्षदों के साथ मारपीट की और इस गुंडागर्दी को बीजेपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ। इन सब के बीच इंतजार हो रहा है कि शुक्रवार को जो दिल्ली नगर निगम की बैठक स्थगित की गई थी वो दोबारा कब होगी। दिल्ली नगर निगम की अगली बैठक से पहले मनोनीत पार्षदों पर स्पष्टता आना जरूरी है। ये स्पष्टता तो आना जरूरी है ही कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल बिना चुनी हुई सरकार से सलाह मशवरा किए हुए अपने विवेक से ऐसी नियुक्तियां कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस पर भी स्पष्टता आनी जरूरी है कि क्या ये मनोनीत पार्षद वोटिंग सदन के अंदर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद शुक्रवार को निगम की बैठक में भिड़ गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर आरोप लगाया था, जिसको बीजेपी ने सिरे से खारिज नहीं किया था। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दिल्ली के कंझावला केस की। नए साल की रात जो ये बड़ी वारदात हुई, इस मसले पर अब भी जो है चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं। आज इस मसले में जो 6 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। पुलिस ने आज उनकी रिमांड नहीं मांगी और कोर्ट में आज पुलिस ने कई नए सबूत, कई नए तथ्य पेश किए और सीसीटीवी के जरिए पुलिस को इस मामले में कई नए जो बातें हैं वो पता लगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हैं। मुकेश, इस वक्त इस पूरे मामले पर अब भी चर्चा बनी हुई है। क्या हुआ आज कोर्ट में? पुलिस ने क्या नए तथ्य अब कोर्ट में पेश किए हैं इस मामले को और पुख्ता बनाने के लिए? देखिए, इस मामले के जो 6 आरोपी हैं उनको कोर्ट में आज पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने कहा कि अब उनको आरोपियों का पुलिस रिमांड नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपी शुरुआत में कह रहे थे कि उनको नहीं पता था कि अंजलि का शव गाड़ी में फंसा हुआ है, लेकिन पुलिस के पास एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आरोपी दुर्घटना के ठीक 2 मिनट बाद आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं और कार से उतरकर 2 आरोपी देखते हैं कि नीचे क्या कुछ फंसा हुआ है और उन्होंने ये देख लिया था कि अंजलि का शव नीचे फंसा हुआ है। तो ये फुटेज पुलिस को सबसे अहम मिला है इस पूरे मामले में, जिसको लेकर पुलिस अब इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। माफ करिए। इसके बाद पुलिस ने का कहना यह है कि पुलिस ने पूरे रूट के कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकाले हैं, जिसमें आरोपी शव को गाड़ी में घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 20 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और पुलिस ने कहा जो आशुतोष इस केस का आरोपी, आशुतोष के खिलाफ जांच चल रही है और वो उस शख्स का हैंडलर है जो कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। तो ये सारे खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उनको दुर्घटना के बाद ही मालूम चल गया था कि अंजलि का शव गाड़ी में फंसा हुआ है, कि अगर वो गाड़ी से उतरकर शव को हटाएंगे तो उन पर हत्या का मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जो अमित गाड़ी चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस का यह भी दावा है कि उसने पूरे रूट की टाइमलाइन बनाई है और ये भी जांच में साफ हुआ है कि दुर्घटना के पहले पीरागढ़ी इलाके में जहां पर आरोपी खाना खा रहे थे वहां कुल 5 लोग थे और ऐसा लगता है कि रास्ते में एक शख्स जो है गाड़ी से उतर गया था और 4 लोग गाड़ी में रह गए थे। तो ये बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए हैं आज कोर्ट में। इसके बाद सभी आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं जो आरोपी आशुतोष है उसने आज अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की, जिस पर कल कोर्ट में सुनवाई होगी।